assume a rise of 17 inch and a run of 10.75 inch. बट रन का ये मतलब है वही ट्रेड की ये मेजरमेंट दे रहा है। एफ सी प्राइम 3 के एस आई एंड एफ वाई 60 के एस आई। अच्छा, फिगर के अंदर जो है वो 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड यहाँ पर भी हैं ए बी, ए और बी है। सेक्शन ए जो है इसका, इसी ए का जो सेक्शन ए है वो ये वाला सेक्शन है इसमें। अच्छा, फिर सी में वो आगे सारी दे रहा है, ये राइज बता रहा है, ये रन बता रहा है, और ये इसका राइज है 7 इंच। और फिर इसमें कुछ लोडिंग वगैरह उनकी फिगर्स हैं। ये हम बारी बारी इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ इसे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि नॉर्मली पहली दफ़ा देखें तो समझ नहीं आती कि जैसे ये लोडिंग ये निकाल रहा है यूडीएल, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो स्टेप वाइज हम इसको ना सॉल्व करेंगे। ये है जी एज ए ओपन वेल स्टेयर्स, क्योंकि ओवरऑल शेप से पता लग रहा है ये दरमियान में एक बड़ा गैप है, और यहाँ से जो है अप डायरेक्शन में आप जाते हैं, ये लैंडिंग है ये वाली, और फिर इस तरह एक अप डायरेक्शन में डॉग वेल स्टेयर आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। गिवन हमें क्या क्या है, एफ सी प्राइम, रन, राइज की मेजरमेंट, एफ वाई, और ये जो न्यूमेरिकल है ये फिगर 18.19 है इस बुक के अंदर, स्ट्रक्चरल कंक्रीट बाय ए नदीम एंड अल हुसैन। क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये मैकॉर्मिक वगैरह की बुक में है, वो मैंने देखी है, ये उसमें नहीं है। तो ये सिर्फ इस बुक के अंदर स्टेयर केस का डिज़ाइन कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ है। ओवरऑल फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो है वो पहली फ़्लाइट है जिसमें हम ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर एक लैंडिंग है, उस लैंडिंग के बाद फिर एक फ़्लाइट है जिसको हम कह देते हैं कि ये फ़्लाइट 2 है, ये फ़्लाइट 1 है, और उसके बाद फिर एक और लैंडिंग है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इसमें हम फिर उसी तरह काम करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि वेस्ट स्लैब जो डायमेंशन है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने 4 इंच लिया था, यहाँ पर हम 8 इंच ले लेते हैं। स्टेयर ये हम एज्यूम ही करते हैं नॉर्मली, इसमें कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ, बस आप समझ लें कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है कि ओपन वेल होगी तो ये होगी। अच्छा, दिस स्टेयर विल बी ए केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर वन वे स्लैब। नॉर्मली ये वन वे स्लैब के तौर पे हमारी वेस्ट स्लैब डिज़ाइन होती है। मैं दोबारा फिगर में जाता हूँ, ये मैंने क्यों बात लिखी है, क्योंकि ये देखें आपके ये आ रहे हैं सारे स्टेप्स इधर, और फिर नीचे उनके जो स्लैब है उसकी इन्होंने बाद में जो एंड रिज़ल्ट पे इन्फोर्समेंट निकाली है वो ये दी हुई है। जो जाहिर सिद्दीकी की बुक के अंदर कुछ इसी तरह की स्ट्रेट स्टेयर का डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये वेस्ट स्लैब है, इसके नीचे सिंपली सपोर्टेड है, इसमें कोई वो कैंटिलीवर वाला नहीं है कि आपकी एक साइड के ऊपर सपोर्ट है जिसमें से आप की कैंटिलीवर स्टेज निकल रही हैं। ये ज़रा डिफरेंट है कि इधर दरमियान में एक ओपन वेल सपोर्ट बनी हुई है जिसको पकड़ के लोग आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसका, ये जो मैंने लिखा है अब इसका क्या करना है, वही थीटा की कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास इस तरह के स्टेयर्स हैं जिसके नीचे एक स्लैब आ रही है। स्लैब अगर लेट से अगर हम इस स्टेप को ले लें तो इसमें इसी तरह ये हमने एज्यूम किया कि ये 8 इंच है, तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा उसी केस की तरह जो यहाँ पर थीटा बनेगा, मतलब ऐसे है ना, जो यहाँ पर थीटा है वही हमारी अजम्पशन में यहाँ पर थीटा है। तो ये वाला हमारे पास 8 इंच है। इसके अंदर क्या डायमेंशन है, इसके अंदर ये 10.75 है जो ट्रेड है, और ये 7 इंच है। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ इस तरह, हाइपोटेनस थीटा 7 10.75, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं। फॉर right triangle which has one angle of 90 degrees and other overall it is 180 डिग्री। अच्छा, अब इन दोनों के समेशन मैंने किसके बराबर रखा है, हाइपोटेनस के, जो कि एच के तौर पे शो किया मैंने इधर। एच की जो फाइनल वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके वो आती है 12.82, किसमें आएगी, इंचज़ में। हमारे काम की चीज़ जो है वो यहाँ तक तो नहीं है, इसके अलावा आगे हम क्या करेंगे फिर इसमें
मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, या मैं इसको अगले पेज पे ले आता हूँ। हमारे काम की वैल्यू जो है वो निकलेगी थीटा। तो टेन थीटा को हम कह देते हैं कि ये बराबर है 7/10.75 इसी ट्रायंगल के लिए। इसी ट्रायंगल में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो थीटा की फ़ाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 33.07 डिग्री। अब इसको लेके दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं। दूसरी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन थी, इस तरह की सिचुएशन थी कि ये थीटा था, ये हमारे पास 8 इंच था, और ये हमने दूसरी डायमेंशन इसमें कौन सी बनती है, ट्रापेजॉइडल जब हम बनाते हैं तो एक 8 इंच एक थीटा, तो हमने कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली एक्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉस थीटा ले लेते हैं जो कि बेस ओवर हाइट के बराबर है, और इस केस में हमारा जो है वो को h1 में कह देता हूँ बजाय h के। तो h1 जो है वो किसके बराबर आएगा, 8 इंच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 33.07 विच इज़ इक्वल टू फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 9.5 इंच। ये आगे हमारी जो कि इंक्लाइन डायरेक्शन में मेजरमेंट है। मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो फाइनल जो ड्राइंग बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि नीचे हमारी बेस स्लैब है जिसकी डायमेंशन थी ये 8 इंच, और इन द वर्टिकल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो हमारी आई है 9.5 इंच, ये है 10.75 इंच, और ये है 7 इंच, यहाँ तक है, सॉरी ये आ गया। अब हमारी हम इसी ट्रेपेजॉइडल को, ये जो ट्रेपेजॉइडल मेरी बन रही है ओवरऑल इस तरह की शेप बनेगी ना उस ट्रेपेजॉइडल की कि यहाँ पर स्लैब है, तो इसके अंदर ये 9.5 है, ये भी 9.5 है, ये 7 है, ये 10.75 है। और इस ट्रेपेजॉइडल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ M', फॉर ट्रेपेजॉइडल M', we can find weight of one step। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, पीछे हमने जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये डिफरेंट कैसे है। मैं इसको एक साइड की इसकी डायमेंशन 9.5 प्लस 16.5, ये 9.5 जमा 7 16 डिवाइड बाई 2, ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल आ गया। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फुट में। फिर हमारी कंक्रीट की डेंसिटी 1 पाउंड क्यूबिक फीट 150। फिर हमने क्या किया, इसको ये जो 10.75 है इसको 12 से दोबारा से फिर से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हम इस ट्रेपेजॉइडल के अंदर पहले हम इस डायमेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं जो ये वाली है, फिर ये वाली डायमेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम वेट ऑफ द स्टेप ले रहे हैं तो उसमें सारी डायमेंशन हम इंक्लूड करके, जो भी सारी साइड की डायमेंशन हैं वो इंक्लूड करके, फिर उसके बाद हम उसको सिर्फ उस कंक्रीट की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास आ जाए। वैल्यू इसकी आती है 145.6 पाउंड वेट पर स्टेप। अब इसमें मसला ये है कि ये एक पूरे स्टेप का वेट है, और हमें जो है वो चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू कन्वर्ट टू पर फुट। पहले हमने पर स्टेप में कैलकुलेशन की, वी मल्टीप्लाई इट बाय एवरेज वेट पर फुट लेंथ। हमने इसको पर स्टेप से पर फुट में लेके जाना है, तो पर फुट के अंदर मतलब हमारा वेट कितना आता है ये हम पता करना चाह रहे हैं। वेयर 145.6 weight shows at 10.75 inch run, we need to calculate for 1 foot
इक्वल टू 12 इंचज़, जितना रन जो इसका 1 फुट के हिसाब से बनेगा। तो वी कैन राइट 10.75 inches. At 10.75 inches we have 145.6 pound. At 12 inches we have 145.6 divided by 10.75 क्रॉस 12। ठीक है, फाइनल जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 162.5 पाउंड पर फुट। अच्छा जी, अब ये हमने किसका निकाला है पर फुट स्टेप्स के लिए, जो सिर्फ फ्लाइट के अंदर इंक्लूडेड हैं। अभी हमने निकालना है वेट ऑफ 8 इंचज़ लैंडिंग। ये 8 इंचज़ लैंडिंग को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्लैब आपकी यहाँ से नीचे से जा रही है, जो 8 इंच हमने ज्यूम किया है, वही भी आगे जाके लैंडिंग नहीं बन जाती, उसकी डायमेंशन भी वही 8 इंच ही रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ 8 इंच लैंडिंग। वो किसके बराबर होगा, 8 डिवाइडेड बाई 12 कन्वर्जन क्रॉस 150 डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्रॉस, सॉरी हाँ बस यहाँ पर ही है ना, उसी को हम फाइंड कर लेते हैं, इसमें स्टेप्स तो है नहीं, तो पाउंड पर फीट। अच्छा जी, अब इसमें जो है ये बुक के अंदर आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह की वैल्यू क्यों लेता है। नॉर्मली कोड के अंदर जब हम फिनिशिंग का लोड देख रहे होते हैं तो इस न्यूमेरिकल के अंदर ये फिनिशिंग लोड को जो है वो 5 पाउंड पर फीट की बजाय वैल्यू इसकी लेता है 7.5 पाउंड पर फीट। तो ये डिपेंड करता है, हमने खुद भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि हमारी फिनिशिंग हमारे कस्टमर के हिसाब से क्या है। हो सकता है वो टाइल का लोड जो है वो ले रहा हो कि मेरे टाइल की फिनिशिंग करवानी है, तो उसकी फिनिशिंग हमें फिर उसके लोड के हिसाब से देखनी पड़ेगी। हेयर वी ज़्यूम फिनिशिंग लोड ऑन स्टेप इक्वल टू 7.5 पाउंड पर फीट। और फिनिशिंग लोड ऑन लैंडिंग फिर क्या होगा, ज़ाहिर है वैसा तो नहीं कि नीचे टाइल लगाई है तो पाउंड लैंडिंग पे नहीं लगानी, तो लैंडिंग के केस में ज़रा कम होगी क्योंकि उसमें आपका स्टेप का वेट नहीं आ रहा। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं टोटल डेड लोड विल बी 162.5 जो हमने निकाला है वो किस किस का सोल्यूशन था। हमने कहा था कि पर स्टेप इतना वेट है तो पर फुट कितना होगा, ये उसकी वैल्यू आई प्लस 7.5 फॉर स्टेप्स, ये वैल्यू आ गई, आती है हमारी 170 पाउंड पर फीट। लेकिन फॉर लैंडिंग के लिए क्या होगा, फिर ये डेड लोड हम फाइंड कर रहे हैं, डेड लोड। तो लैंडिंग के लिए हमारी वैल्यू आई थी 100 प्लस 2 फिनिशिंग वाला, ये बन गया हमारा 102 पाउंड पर फीट। अब इसी लोड को हम कन्वर्ट करते हैं फैक्टर लोड के अंदर। .2 QD प्लस 1.6 QL। तो QD की क्या वैल्यू है हमारी, ये आई है हमारी स्टेप्स के लिए अलग से। लाइव लोड जो है वो दोनों में सेम रहेगा, ये मेरे ख्याल में हमारी वैल्यू गिवन थी 120 PSF फॉर स्टेप्स एंड फॉर लैंडिंग फैक्टर लोड क्या बनेगा 1.2 162 सॉरी ये 102 है, 102 प्लस 1.6 इंटू अगेन, ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा है वो लाइव लोड डायरेक्ट जाके फ्लाइट के ऊपर लगाएगा, उसने दरमियान में लैंडिंग के ऊपर भी लाइव लोड लगाना है। तो जो दोनों के लिए जो लाइव लोड और डेड लोड है, लाइव लोड जो है वो सेम रहेगा। तो ये लैंडिंग के लिए हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, अल्टीमेट लोड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसके जाते हैं कि हमारी उसके लिए क्या वैल्यू आती है इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद। ये वैल्यू हमारी स्टेप्स के लिए आती है और फॉर द स्टेयर्स 400 पाउंड पर फीट, और ये वैल्यू हमारी आती है 314 पाउंड पर फीट। अच्छा, थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि लैंडिंग का जो वेट है, अगर 2 लैंडिंग आ रही हैं तो वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो लैंडिंग एक से पहले आ चुकी है उसके बाद जो दूसरा यहाँ तक हम कर चुके हैं। ओके, अब हम यहाँ आते हैं इसमें,
मैं लिखता हूँ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट केस ऑफ डबल फ्लाइट स्टेयर्स in case of double flight stairs landing load will be distributed half। तो अब हमारा लेट्स से इस तरह की लैंडिंग आ रही है, फिर ये फ़्लाइट है, फिर ये और लैंडिंग आ रही है। तो हमारा जो इधर आ रहा था ओवरऑल फैक्टर लोड वो आ रहा था 400 पाउंड स्क्वायर फीट, और यहाँ पर हमारा आ रहा था 314। तो 314 को हाफ़ करें तो ये 157 बनता है। तो 157 इधर यूडीएल आ रहा है और 157 इधर इस दूसरी लैंडिंग के ऊपर आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें कुछ डायमेंशन हमें गिवन है। ये हमें गिवन है कि ये 5 फुट की है। मैं फिगर में दोबारा जाता हूँ। ये देखें, ये हमें यहाँ पर गिवन है कि ये 5 फुट की लैंडिंग है ये, और ये भी 5 फुट की है, और ये दरमियान में जो है डायमेंशंस वो हैं हमारी फ़्लाइट की, वो ये गिवन है 7 फुट 2 इंचज़। तो अब हमने क्या करना है कि ठीक है हमारे पास यूडीएल तो आ गया, लेकिन यूडीएल किस डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है वो डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं 157 क्रॉस 5 फीट 0 इंचज़ फॉर फर्स्ट लैंडिंग। 157 क्रॉस ये फीट नहीं है 5 फीट 0 इंचज़ लैंडिंग 1 लैंडिंग 2 एंड फॉर स्टेयर्स। तो उसकी क्या वैल्यू आती 400। उसमें कोई हाफ वगैरह नहीं होगा क्योंकि वो तो एक ही है, और ये नॉर्मली होता भी नहीं है। हमारी अलग अलग कैलकुलेशन होती हैं दोनों के लिए। ये वैल्यू आती है हमारी ओवरऑल, ये जो रिज़ल्ट आता है ए बी सी इन तीनों को कंबाइन करके हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 4450। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको लोड को हम जो हमारी सपोर्ट्स हैं डिवाइडिंग द ओवरऑल लैंडिंग, ज़ाहिर है लैंडिंग और जो फ्लाइट्स हैं वो हवा में तो नहीं है, तो लैंडिंग एंड फ्लाइट लोड टू स्पोर्ट्स वो कैसे करेंगे हम 4450 डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पोर्ट है ना, ये स्पोर्ट है ये इस साइड पे और ये दूसरी स्पोर्ट है, तो दोनों साइड पे जो स्पोर्ट्स हैं उन दोनों को हम उन दोनों पे हाफ डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2225। ये इधर सॉल्व करता है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर करने के बाद ये यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता है, तो इससे बंदा कंफ्यूज होता है कि ये इसने क्या किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो उसने जो है वो ये लिखा हुआ है इसको कि इस स्पोर्ट के ऊपर ये स्पोर्ट के तौर पे शो कर रहा है। इस डायरेक्शन ए जो है वो 2.22 जो हमारा 2225 वैल्यू आई है वही लिख रहा है, और ये 2225 वही वैल्यू आ रही है। तो दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर ये ओवरऑल जो कम्युलेटिव लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इसकी ये वैल्यू आई है, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2.22 की फीट। अच्छा, अब इसके बाद हमारे इसको अगर हम शो करना चाहें तो उसने वहाँ पर शो भी किया हुआ है। जैसे मैं चलें ड्रॉ नहीं करता, दिखा ही देता हूँ कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसका ये डिस्टेंस है फ्लाइट्स का, ये लैंडिंग का। बस इसी चीज़ को उसने बाकायदा से अलग फिगर ड्रॉ करके यूडीएल ड्रॉ करके तो उसने बताया कि ये इस तरह हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट आया। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एंड स्टील रिइंफोर्समेंट्स। अभी तक हमने बेंडिंग मोमेंट वगैरह का नाम नहीं लिया, तो वो अब हमने फाइंड करना है। एम यू इक्वल टू मिसिंग वी कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। We have reactions RA and RB
इक्वल टू 2.22 किप। ये मैंने ऊपर किप तो फिट तो नहीं लिख दिया ना, ये पर फिट नहीं है, ओवरऑल है ना, फोर्स है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो डायमेंशन आई है 17.2 ये वाली, इसको हम हाफ करेंगे कि हमारा मिड स्पैन के ऊपर जो मोमेंट आ रहा है वो क्या वैल्यू आ रही है। तो 17.2 ओवरऑल है, इसको हाफ में डिवाइड करता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 8.6 फिट। मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल मिड स्पैन के ऊपर हमारी जो वैल्यू आई वो इससे मल्टीप्लाई करके 19.09 की फिट आ। अच्छा जी, ये अब हमने किसके लिए किया है, ये कैलकुलेशन हमने करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप जो है वो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। सिमिलरली फॉर लैंडिंग स्पैन्स, लैंडिंग स्पैन्स कौन से हैं, लैंडिंग स्पैन्स जो हैं वो हमारे हैं आपके ये जो ये वाले थे 157 वाले, दरमियान में फ़्लाइट थी। तो लैंडिंग स्पैन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 157 की वैल्यू आई है फिट में, उसकी कन्वर्जन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूडीएल को उसके डिस्टेंस के साथ। लेकिन मिड स्पैन तक जाने के लिए हमने क्या, पहले हमने क्या किया है, पहले मिड स्पैन के लिए हमने जो वैल्यू यूज़ किया वो दिखाता हूँ आपको। वो हमने वैल्यू यूज़ की है ये वाली जो रिएक्शंस की है, मतलब पहले हम रिएक्शंस का मिड स्पैन से डिस्टेंस फाइंड करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अभी हम नीचे से रिएक्शन की वैल्यू पहले हमने फाइंड किया जो कि नीचे से आ रहे हैं दोनों जगह पे। अब हम ऊपर वाले का मिड स्पैन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वो मिड स्पैन का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसका हाफ, यहाँ वाला डिस्टेंस ओवरऑल 5 का हाफ करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास जमा 7/4 या 2 का हाफ, जो ये वाला डिस्टेंस है। तो मैं एच से जो है वो इधर जाना चाह रहा हूँ, तो पहले इसका हाफ किया, फिर इस ओवरऑल 7.2 का भी हाफ किया, तो मेरे पास ये आ गया डिस्टेंस। तो ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इसके नीचे लिख भी देता हूँ कि ये डिस्टेंस फ्रॉम मिड स्पैन। ठीक है जी, अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये कैसी आती है। 1.057 क्रॉस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 4.78 किप फीट। ये हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये मोमेंट्स है ना असल में, जो हमारी फोर्सेस हैं ओवरऑल फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम, वी मल्टीप्लाई दैट विद द डिस्टेंस टू कैलकुलेट द मोमेंट्स। अब इसी तरह में हमारा, अगर आपको याद हो, जो लैंडिंग थी उसके दरमियान में भी फोर्स आ रही थी 400, उसका भी फिर मिड स्पैन करेंगे। तो उसका मिड स्पैन कैसे करेंगे, इसी तरह फॉर रिमेनिंग मिडल पार्ट, मिडल यूडीएल 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 का हाफ बना 3.6 को फिर हमने हाफ किया, उधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ, इन दोनों को प्लस करके 3.26 स्क्वायर बाई 2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7.2 का हाफ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 7.2 का हाफ। ये आपने किया होगा जब यूडीएल आ रही होती है तो हम उसको डबल हाफ करते होते हैं, आपने एमओएस में किया होगा, ये क्रॉस अगेन हाफ ऑफ दैट। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी कुछ वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी यूज़ होनी है इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट, जो हमारी रिमेनिंग, मतलब हमने स्पोर्ट्स पे भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है, फिर लैंडिंग की वजह से जो ऊपर से लोड आ रहा है, पहले नीचे से आ रहा था, उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है, ऊपर वाली स्पोर्ट्स के लैंडिंग के लोड के लिए कैलकुलेट किया है, फिर नीचे दरमियान वाला जो है इसके लिए भी कैलकुलेट किया है कि मिड स्पैन के ऊपर हमारी बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसकी कुछ लेट से मैं एक्स अभी लिख लेता हूँ, ये मैं कैलकुलेशन नहीं की हुई, मैंने बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे जो है ना वो अभी हमें चाहिए, वी हैव डी इज इक्वल टू 8 इंचज़ डेप्थ ऑफ द वेस्ट स्लैब। लेकिन इसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे पास इसमें कंक्रीट कवर नहीं है, एंड बार डाया, वही काम जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड करनी है, बार डाया ऑफ, क्योंकि अगर आप याद होगा मैंने लिखा था कि वी आर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग मोमेंट्स एंड द रीइंफोर्समेंट्स। तो बार डाया ऑफ 0.5 इंच बार, हाफ डाया ऑफ, तो वो कैसे करेंगे, 8 इंचज़ माइनस 0.75 इंचज़, अगेन लाइक द प्रीवियस न्यूमेरिकल, माइनस 0.25 इंचज़
इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। इसको मैं डी डैश लिख देता हूँ, ये डी असल में ये चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू आती है 7 इंचज़ इफेक्टिव डेप्थ। अब ये हमारे काम की चीज़ है, ये अब हम जाएंगे वी कंसीडर दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द और ए एस एंड दोज थिंग्स। अब इसमें या तो ये है कि मैं अगर ये फार्मूला यूज़ करूँ ए एस एफ वाई डी माइनस ए बाई 2, और लेट्स अज्यूम ए की वैल्यू अब दूसरे तरीके से करते हैं 0.8 इंचज़। तो इसके अंदर फिर मैं ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना 11.71, ये वो वैल्यू है जो एक्स लिखी है मैंने, ठीक हो गया। 11.71 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाय 0.9 क्रॉस फाई की वैल्यू 0.9, एफ वाई की वैल्यू 60 के एस आई, डी कितना है 7 इंचज़ आया, माइनस ए 0.8 हमने एज्यूम किया डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.4 इंच स्क्वायर। इसमें हमने क्या अभी फाइंड किया ए एस एम यू इज इक्वल टू ए एस एफ वाई, वो सारे के अंदर वैल्यू पुट करके एम यू की वैल्यू थी हमारे पास, दूसरा अब हमने काम करना था। अब ये वैल्यू आई। स्टेप नंबर 2, अब दोबारा से एक इटरेशन करते हैं कि हम ए इज़ इक्वल टू दोबारा वैल्यू पुट करते हैं अब ए की इसके अंदर 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी। तो ए एस की हमारी वैल्यू आए 0.4 है, सॉरी ये वैल्यू 0.4 क्रॉस 60 डिवाइड बाय 0.85 क्रॉस एफ सी प्राइम है 3 के एस आई क्रॉस 12 इंचज़। ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आती है 0.78। तो वी आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नियर टू दैट। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी यही वैल्यू है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमने, आपको याद हो ए एस इक्वल टू रो बी एच, और रो हमें रो शुड बी ग्रेटर दैन रो मिनिमम, वेयर तो हमें क्या चाहिए अभी रो मिनिमम बराबर होता है 200 ओवर एफ वाई के। हमारे पास 200 ओवर एफ वाई है 60, तो ये वैल्यू आती है 0.003 डिवाइडेड बाय 1000 भी है यहाँ पे। ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब रो हमने निकालना है। रो की कैलकुलेशन जो है वो आप खुद कर सकते हैं। वो हमने क्या करनी है 0.85। इसका वैसे रो की जो स्टील रेशो की वैल्यू है या तो हम टेबल से भी देख लेते हैं कि ग्राफ्स भी होते हैं। तो एफ सी प्राइम ओवर एफ वाई, इसके लिए फिर हमें आर की वैल्यू चाहिए, मतलब दोबारा उस तरफ जा रहे हैं लेकिन हम उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे। तो असल में ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ये करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये असल में ना यहाँ पे इसी वैल्यू को यूज़ करता है ये एस एफ वाई को। तो लेट्स अज्यूम कि शायद ये वैल्यू जो हमारी रो की दूसरे मेथड से आती है टेबल से देखने से, वो इससे छोटी आ जाती होगी, इसलिए उसने रो मिनिमम ही यूज़ कर लिया। तो मैं भी चलें ये अज्यूम करता हूँ कि ये रो मिनिमम ही इसकी वैल्यू है। तो 0.0033 क्रॉस, ये मैं अब इसमें पुट कर रहा हूँ ए एस फाइंड करने के लिए, बी 12 क्रॉस एच 8 इंचज़, रो बी डी भी कहते हैं इसको 0.32 इंच स्क्वायर। उससे पहले ये जो है ये हमारी वैल्यू आई है ए एस मिनिमम या ए एस ही है ना ये, क्योंकि ए एस के अंदर हमने रो मिनिमम की डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर ली, तो अब हमें ए एस मिनिमम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है आपका ये यहाँ पर ये कह रहा है नेट टेंसाइल स्ट्रेन। नेट टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर एक पैरामीटर है सी, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू जो हमारी फाइनल ए की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0.85। तो ये हम पुट करते हैं इसके अंदर 0.78 डिवाइडेड बाय 0.85 इज कम्स आउट टू बी 0.92 इंचज़ विच इज़ ग्रेटर दैन 0.005, जो कि लिमिटेशन है हमारी नेट टेंसाइल स्ट्रेन की। आई होप आपने RCT1 में ये पढ़ा होगा कि इसकी ये लिमिटेशन होती है। जब हम बीम के डिज़ाइन में ये करते हैं नेट टेंसाइल स्ट्रेन चेक, तो ये वाला फार्मूला लगता है, लेकिन मे बी ये आपका फार्मूला आपके लिए न्यू हो। तो अच्छा, ये हमारी नेट टेंसाइल स्ट्रेन की जो लिमिटेशन है वो अब हमने चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है, वही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं कि ई टी इज़ इक्वल टू डी टी माइनस सी ओवर सी, सॉरी इट्स नॉट दिस वन,
हमने ई टी की कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। डी टी जो है ये हमारा है 7 इंचज़, माइनस सी की वैल्यू है 0.92 डिवाइडेड बाई 0.92। तो ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो इसमें से हमारी आती है 0.0198 इंचज़ विच इज़ ग्रेटर दैन 0.005। अब ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैव नॉट डक्टाइल, वी हैव नॉट ब्रिटल बिहेवियर, वी हैव एक्चुअली, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, हैंस एक्टिंग एज डक्टाइल नॉट ब्रिटल। किसकी बात कर रहा है? ओवरऑल स्टेयर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि हमारा जो है वो डक्टाइल बिहेवियर है। ब्रिटलनेस क्या होती है कि बिल्कुल भोरा सा बन जाता है, जैसे ही फेलियर होगा बिल्कुल सारा एक किस्म का भोर सा बन जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा, फ़ौरन ही कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। डक्टिलिटी क्या होती है कि एज ए दरमियान में कुछ प्लास्टिक बिहेवियर भी आएगा कि फेल होने से पहले रिइंफोर्समेंट्स कुछ प्लास्टिक बिहेवियर, और ओवरऑल कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। उस दौरान हमारे पास सेफ्टी वाइज कुछ टाइम होगा एवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन ब्रिटल होगा तो क्या होगा, फ़ौरन ही स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर देगा। अच्छा, ये अब हमारी वैल्यू आ गई। तो इसमें से अब हम फाइंड करते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट्स हमारी रहती हैं, जो ये यहाँ पर कर रहा है ये चीज़। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज। तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट्स में हमारे पास ये फार्मूला होता है 0.0018 BH, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 क्रॉस H से। अच्छा, एक हमारे पास ये फार्मूला 0.002 BH भी होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जो FY की वैल्यू है वो कौन सी स्टील आप यूज़ कर रहे हैं। अगर 420 होती है तो उसके लिए और फार्मूला होता है, और अगर 360 लोअर ग्रेड का स्टील होता है तो फिर हमारे पास और फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्स इन्फोर्समेंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास AS इज इक्वल टू 0.18 इंच स्क्वायर पर फीट। तो अब हम क्या करते हैं कि बाय US कस्टमरी बार्स, क्योंकि हम FPS यूनिट में हैं, तो ओवरऑल एंड पे वो कहता है कि नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 12 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर आप मैं बुक वगैरह शेयर करूंगा तो ये जो ET की थ्योरी है ये पेज नंबर 147 के ऊपर ज़्यादा काफ़ी डिटेल में वो उसी ए नदीम की बुक के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि टेंसाइल स्ट्रेन की लिमिटेशन 0.005 क्यों है, तो वो हम वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अब हमने जो डिज़ाइन किया है वो हमने किया है आपका जो कैलकुलेशन में हमने ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट वगैरह डिज़ाइन की हैं वो अभी हमने की हैं। ये था ये वाला हिस्सा, इसमें लैंडिंग की ये मोमेंट अभी हमने इंक्लूड नहीं किया। जो लैंडिंग का मोमेंट आया था हमारे पास, ये 157 के अगेंस्ट कुछ वैल्यू आई थी जो यहाँ से आनी थी, वो ये आई हुई है 4.78 फीट, तो ये रहती है अभी। तो उसकी अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि फॉर लैंडिंग डिज़ाइन वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट्स एंड अगेन फॉर द लैंडिंग वी कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट्स। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर शो करता हूँ कि हमारा 157 है और ये है 314 जो कि हाफ डिवाइड हो रहा है दोनों लैंडिंग्स के दरमियान, 157 एंड 157 फुल लोड एट सेंटर एंड हाफ एट ends for any simply supported slab where। अच्छा, हम पहुंचे थे अपनी लैंडिंग डिज़ाइन के अंदर, उसमें हम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं कि हमारे पास यूडीओ की क्या वैल्यूज़ हैं लैंडिंग के लिए, और ओवरऑल जो डायमेंशन है वो भी आगे हम देखते हैं, बल्कि हम इधर से देख ही लेते हैं कि ओवरऑल हमारे इस केस में डायमेंशन क्या है। ये 12 फीट है टोटल, जो ये 2 फीट है ये असल में ओपन वेल की डायमेंशन है। ये एक्चुअल फिगर में अगर हम देखें जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो लैंडिंग वाला ये 2 फीट है ये वाला, तो ये इसको वो बता रहा है कि ये जो है हमारा 2 फीट वहाँ पे ये लिखा हुआ है उसने, जो आगे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब
इसमें पीछे एक चीज़ जो है वो मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, बल्कि ये तो शायद आपको पता ही हो कि ये वाला फार्मूला 0.002 बी एच हम तब यूज़ करते हैं जब एफ वाई के हमारे पास 40 या 50 के एस आई ग्रेड 40 या 50 की स्टील हो। और ये मेगा पास्कल में ये के एस आई में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उसमें हमारी 420 मेगा पास्कल वाली एक स्टील होती है, उसके अगेंस्ट और फार्मूला है। और इसी तरह फिर ये फार्मूला एक होता है 0.0018 बी एच। ये एफ वाई अगर 60 के एस आई हो तो ये होता है। इसमें ऊपर हमने एक चीज़ मिस की है, वो हमने की है वी यू वाला चेक नहीं लगाया, शेयर चेक वाला। तो आगे जब मैं इस लैंडिंग का कर लूँगा कैलकुलेट ए एस वगैरह, तो फिर उसके बाद इकट्ठी ये दोनों की कर देंगे। इसमें वी यू के केस में जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने किया है, तो क्यू यू जो होगा वो हमारा बनेगा 400 जो कि फैक्टर्ड डेड लोड था, और दूसरे केस में हमारा 314 आया था जो ये डिवाइड हो रहा है ये वाला आधा आधा। अच्छा, अब इसमें हम ये बात कर रहे थे कि फॉर एनी सिंपली सपोर्टेड स्लैब वेयर द स्लैब एंड्स आर कास्ट विद सपोर्टिंग बीम्स एडिशनली reinforcements minimum thickness can be calculated by the formula of L/28। ये जो L/28 है ये कहाँ से आया है? ये अगर हम जाहिद सिद्दीकी की बुक के अंदर भी देखें, और ये बुक बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर मेंशन भी करता है, जाहिद सिद्दीकी की पेज नंबर बल्कि टेबल नंबर जो है उसका 6.1 है, पार्ट 1 जो है उसके अंदर ये मेंशन करता है कि ये L/28, और इसी तरह दूसरी भी टेबल्स हैं इससे मिलते जुलते ही, L/24 वाला भी एक टेबल है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लैब किस तरह की है, वन वे स्लैब कि आपकी स्लैब किस तरह की है, वन वे स्लैब कंटिन्यूस है या सपोर्टिंग बीम्स हैं उसकी साइड के ऊपर, या डिफरेंट लेट्स से अगर हमारी बीम हो कि वन एंड कॉन्टीन्यूस हो या बोथ एंड कॉन्टीन्यूस हो, कैंटिलीवर हो स्लैब। तो मिसाल के तौर पे जब कैंटिलीवर स्लैब होती है तो फिर हमारा जो एच मिनिमम का फार्मूला हो जाता है मिनिमम थिकनेस का, वो L/10 हो जाता है, और ये कैंटिलीवर के केस में है L/28 हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो बोथ एंड कंटिन्यूस है। L/20 यूज़ होता है जब सिंपली सपोर्टेड हो, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। L/24 तब होता है जब वन एंड कंटिन्यूस हो। अगर आपको याद हो हमने स्लैब के न्यूमेरिकल के अंदर हैचिंग की थी स्लैब की, तो ये उसकी मिनिमम के फार्मूले के अंदर हमने इसी तरह के देखे थे फार्मूले। ऑलमोस्ट वो एक स्टैंडर्ड अलग से फार्मूला होता है, लेकिन बैक एंड थ्योरी में पार्ट 1 में वो सारा मेंशन करता है इसको। अच्छा, बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए हमारा ये हो गया, तो इस तरह के ये 3-4 फार्मूले, तो हम जो है ये L/28 वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब L/28 हमने जब यूज़ करना है तो हम फिर फाइंड करते हैं कि हमारी एच मिनिमम क्या आती है। एच मिनिमम फॉर आवर केस इज 17.2 और स्पैन, अब ये फिट में है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 8 इंचज़। सो वी आर गुड टू गो। अब ये लेस दैन 8 इंचज़ की क्या सूरत हाल है, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये लेस बाय 8 इंचज़ की क्या थ्योरी है इसके पीछे। ये देखिए, मिनिमम स्लैब थिकनेस फॉर डिफ्लेक्शन L/25 फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब इन केस प्रेजेंटेड हेयर वेयर द स्लैब एंड्स आर कास्ट विद सपोर्टिंग बीम्स एंड एडिशनल नेगेटिव रिइंफोर्समेंट्स, और फार्मूला इज दिस वन। तो उसमें वो कह रहा है कि ये लेस दैन 8 इंचज़ इज यूज, तो वी आर गुड टू गो। लेकिन ये वाला तो हम यूज़ ही नहीं करते ना, ये बस उसने ऐसे ही लिख दिया, लिखा है इसको। तो हमारा तो खैर ये यूज़ ही नहीं होना, L/28 वाला यूज़ होना है, तो फिर हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है कि फॉर 2 फीट ओपन वेल गिवन इन फिगर 18.19a वी कैलकुलेट UDL ओवरऑल कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 157 क्रॉस 5 फीट लैंडिंग, अगेन 157 क्रॉस 5 फीट लैंडिंग, और तीसरा आएगा हमारी वैल्यू 314 ज़रब 2 फीट का वेल। तो ये आ गई 785, ये भी 785, ये वैल्यू आई 628। इन तीनों का सम करेंगे तो वैल्यू आती है 2198। और उसी तरह हमारी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं जो यहाँ पर लगेंगी, एक यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है, एक यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 दोनों रिएक्शन फोर्सेस के लिए। हमारे पास वैल्यू आई थी 118 किप। अच्छा, ये 118 किप तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। इसमें मुझे याद आया कि एक पॉइंट में पीछे मेंशन करना भूल गया हूँ कि हमारी यहाँ पर एक हमने वैल्यू यूज़ की थी, ये 11.71। ये जो 11.71 है ना, ये हमारी कैलकुलेट हुई है
हमारी इनकी समीशन से जो ये 19.09 है, ये लोड कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है आपका फ्रॉम द अबव। यस, इस तरह था ना हमारा, इस तरह करके। तो फ्रॉम द अबव जो आ रहा है ना 157 है, 400 है, 157 अगेन। तो हम ये जो 11.71 है ये आता है हमारा 19.09 माइनस नीचे से आने वाला लोड जो है 4 यहाँ पर वैल्यूज़ हमने निकाली थी, ये एक तो ये वैल्यू निकली हुई है, इसमें से 4.78 हम माइनस कर दें, माइनस नीचे से आने वाली जो वैल्यू आती है 2.59। ओके 2.59। तो ये ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट आता है ना वो आता है 11.71 जो यहाँ यूज़ हो रहा है मूवमेंट की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हमने ये तीनों मूवमेंट कंबाइन किए हैं, ऊपर से आने वाला और नीचे से आने वाला मूवमेंट। एक को नेगेटिव ले लिया और बाकी एक को पॉजिटिव ले लिया और बाकी दोनों जो आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेके ओवरऑल रिजल्ट निकाला है 11.71। तो ये यहाँ पर इस तरह है। अच्छा, अभी हमारे लैंडिंग के लिए जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक 1100 की पार है पर रिएक्शन फोर्स। इसका अब हमने कहाँ यूज़ करना है? इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा दोबारा फिगर के अंदर। फिगर के अंदर अब हमने जो मोमेंट कैलकुलेट करना है, अब बताना है कि अब ये रिएक्शन फोर्सेस जो दो आ रही हैं आर ए और आर बी, आर सी और आर सी इक्वल टू 1100 की हम कह देते हैं, और आर डी भी इज इक्वल टू 1100 की। अब इसके मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं जो रिएक्शन फोर्सेस आ रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1100 एक साइड का, ज़रा 5 फीट जो लैंडिंग है उस लैंडिंग को हाफ डिवाइड कर लिया हमने, और फिर 2 फीट पे सेंटर तक लेके गए। मतलब हमारी यहाँ पर ये लैंडिंग है, फिर दरमियान में ओपन वेल है, फिर लैंडिंग है। तो बल्कि इसका हाफ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 5 फीट, और फिर इसका हाफ किया था कि एंड से 5 जमा 2 का हाफ। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारी, एक मोमेंट माइनस 0.157, ये ऊपर से आने वाली फोर्स है 0.5, फिर 5 फीट बाई 2 प्लस हाफ ऑफ 2 फीट, ठीक है, माइनस अगेन 3.14 डिवाइडेड बाई 1000। 314 था तो उसको 1000, 3.14 ही मैंने लिख लिया ऑलरेडी, तो इसको रहने देता हूँ। क्रॉस हाफ ऑफ 1, ये हाफ ऑफ 1 कौन सा है? ये 2 का हाफ करे तो वैसे ही 1 आता है, तो ये उसको ही कह रहा है, मतलब ऐसे है ये। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है? इसकी फाइनली जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 3.7 किप फीट। ठीक है जी, अब हमने इफ़ेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है लैंडिंग के लिए। D इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 इंचज़ है, माइनस कंक्रीट कवर 0.75, माइनस हाफ डाया ऑफ 0.5 इंच बार, तो माइनस डाया ऑफ द टॉप बार 4/8, 75 इंचज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये बुक के अंदर का असल में लिखता है 6.3, तो चले हम उसको ही ले लेते हैं। नाउ assume A is equal to 0.4 inch, putting in this formula 3.7 mu cross 12 0.9 phi 6.3 minus 0.4 divided by 2, ये आता है हमारा 0.14 इंच स्क्वायर। अब AS मिनिमम, अब हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं, रो मिनिमम वाला निकाल के देख लेते हैं। तो रो मिनिमम B इंटू H, ये वैल्यू आती है 0.32 इंच स्क्वायर। तो एंड रिज़ल्ट ये आता है कि AS जो है वो लेस देन AS मिनिमम है, तो फिर हम AS मिनिमम ही यूज़ कर लेते हैं, और एंड पे हम कहते हैं वी यूज़ नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 7 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जो है वो शेयर चेक लगाना है दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर द स्टेयर फ्लाइट, और इसी तरह यहाँ पर फॉर लैंडिंग।
वी यू लेस दैन 5 VC/2, वी यू लेस दैन 5 VC/2। वी यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा क्यू यू एल एन माइनस डी। तो क्यू यू हमारा यहाँ पर तो था 400, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। एल एन हमारा क्लियर स्पैन वहाँ पर था 12 फीट माइनस, बल्कि नहीं, ये 17 फीट 2 इंचज़ था। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये बनता है 17 फीट 17.16 फीट माइनस डी कितना था 7/12। तो ये वैल्यू आती है हमारी 6.592। 5 VC/2 कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 0.75 क्रॉस 2 लैम्डा 1 अंडरस्कोर FC प्राइम। अच्छा, पिछले में एक मैं गलती कर गया हूँ न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करते हुए, उसमें जो BW/D है वो मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड नहीं होना। BW हमारा 12 है, D हमारा है 7, और इस टोटल को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये अगर हमारी 6.9 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आए, या इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो अंडरस्कोर 3000 क्रॉस 0.75 क्रॉस 2 क्रॉस 12 क्रॉस 7 डिवाइडेड, हाँ यहाँ पर ये क्रॉस 1/1000 भी आना। Divided by 1000, what we are missing, 0.75 2 into 1 लैम्डा 3000 FC प्राइम भी आ गया। BW हमारे पास 12 आएगा और D 7 इंचज़ ही है, हाँ ये 12 इंचज़ है, ठीक है। तो क्रॉस 2 क्रॉस 0.75 क्रॉस 12 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 1000, 6.9 डिवाइडेड बाय 2 3.45। इधर चलते हैं, इधर आता है 314 डिवाइडेड बाय 1000 VU। LN इधर स्पैन जो है वो 12 फीट है, माइनस D इधर था 6.3 इंचज़ डिवाइडेड बाय 12 करके फीट में कन्वर्ट करेंगे। VU की वैल्यू आएगी यहाँ पर फिर 3.6। 5 VC/2 जो है वो आएगा 0.75 इंटू 2 इंटू लैम्डा इंटू 3000 इंटू 12 इंटू 6.3, और दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इसकी क्या वैल्यू आती है 6.3 इंटू 12 इंटू अंडरस्कोर 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये क्रॉस 1/1000 भी होना, 2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, 3.105। अच्छा, अब ये वैल्यूज शो क्या करती हैं, हमारी VU की वैल्यू यहाँ पर इस केस में VU इज़ ग्रेटर देन 5 VC/2 और इधर VU इज़ ग्रेटर देन 5 VC/2। तो इसका ये मतलब है कि दोनों केसेस में हमें शियर रिइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। फुटिंग के केस में या यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपने शियर रिइंफोर्समेंट्स आपको मुश्किल है स्ट्रक्चर में ऑन साइट, आपका इतना एरिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट देने के बाद जब शियर रिइंफोर्समेंट देने की बारी आती है तो इतना कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है कि हमें फिर शियर रिइंफोर्समेंट की जगह देने के लिए या तो मजदूर इतना ट्रेन नहीं होता, या हमें वो देने के लिए फिर हमें एट द लास्ट एंड क्या करना पड़ता है कि हम अपना डिज़ाइन ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस चीज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं जाके देखता हूँ तो ये देखें, ये वो है बार जो पीछे उसने डिसाइड की हैं, अभी हम डिसाइड करके आए हैं नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 7 इंच सेंटर टू सेंटर, ये जो ये लिखी हुई है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच सेंटर टू सेंटर, वो तो उसने ये लिखा हुआ है। तो ये तो ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रही है। अब शियर रिइंफोर्समेंट जो ओपोजिटली ये डैश लाइन के साथ ने शो किया ना, तो वो इसको ऐसे लिख रहा है स्टेयर केस के अंदर के नंबर 3 एट द रेट ऑफ 12 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये उसकी बेस पे फिर इसको डिसाइड कर रहा है कि ठीक है, अब आपने
शेयर चेक लगा दिया। ये इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर तो ये शेयर चेक लगाता ही नहीं है, कहता है बस ऑब्वियसली आपने शेयर चेक भी लगाना है, चेक शेयर एज़ यूजुअल। तो जब हमने चेक लगाया तो पता चला है कि जनाब ये हमारी शेयर इन्फोर्समेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो वो